आर मोस्ट वेलकम इन फिजिक्स इन इजी वे। मित्रों, फिजिक्स इन इजी वे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। 11th फिजिक्स में हमने चैप्टर 4 को समाप्त कर लिया है, जो वेक्टर एनालिसिस था। आज हम इस चैप्टर से संबंधित कुछ क्वेश्चन को लेकर के आए हैं, जिससे निश्चित रूप से आपको कुछ लाभ होगा। पहला क्वेश्चन हमारा है कि यदि सदिश a बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप है तो वेक्टर a का परिमाण ज्ञात कीजिए। यहाँ पर मॉड ज्ञात करना है वेक्टर a का। तो इस क्वेश्चन को देखने के लिए हमको ये जानना है कि ये वेक्टर किस रूप में लिखा गया है। ये आई कैप, जे कैप, के कैप लंबकोणीय एकांक वेक्टर है, और ये आई कैप के साथ 2, जे कैप के साथ 3 और के कैप के साथ -5। ये जो है इस वेक्टर ए के एक्स अक्ष के अनुदिश, वाई अक्ष के अनुदिश एवं जेड अक्ष के अनुदिश घटक है। तो एक्स, वाई एवं जेड अक्ष के अनुदिश घटक के रूप में यदि किसी वेक्टर ए को लिखना होता है तो हम लिखते हैं वेक्टर ए इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के। ये इस वेक्टर ए के एक्स अक्ष के अनुदिश घटक, वाई अक्ष के अनुदिश घटक और जेड अक्ष के अनुदिश घटक ए एक्स, ए वाई एवं ए जेड के रूप में वेक्टर ए को लिखते हैं इस तरह से। यहां पर ए एक्स क्या है? एक्स अक्ष के अनुदिश, एक्स अक्ष के अनुदिश वेक्टर ए का घटक। इसी प्रकार ए वाई, वाई अक्ष के अनुदिश के अनुदिश वेक्टर ए का घटक, और ए जेड जो है जेड अक्ष के अनुदिश वेक्टर ए का घटक। ये इस रूप में हम लिखते हैं ए को। तो यहां से आप पढ़े हैं कि इस रूप में अगर वेक्टर हो तो उसका परिमाण मॉड ऑफ ए, परिमाण को हम इस तरह से लिखते हैं इक्वल टू, आपको बताया गया है कि अंडर रूट में इस एक्स अक्ष के अनुदिश घटक ए एक्स का स्क्वायर प्लस वाई अक्ष के अनुदिश ए का घटक ए वाई का स्क्वायर प्लस जेड अक्ष के अनुदिश ए का घटक ए जेड का स्क्वायर। ये आपको मालूम होना चाहिए, बताया गया है। तो अगर हम मॉड ऑफ ए लिखते हैं और ए को इस रूप में लिख रहे हैं, तो यहां से अगर कंपैरिजन करें तो ए एक्स की जगह 2 है तो लिखेंगे अंडर रूट में ए एक्स की जगह 2 है तो 2 का स्क्वायर कर लेंगे, प्लस ए वाई की जगह 3 है तो 3 का स्क्वायर कर लेंगे, प्लस ए जेड की जगह -5 है तो -5 का स्क्वायर कर लेंगे। और इसको जब आप हल करेंगे तो मॉड ऑफ ए इक्वल टू आएगा अंडर रूट में 4 + 9 + 25, और ये हो जाएगा 38 अंडर रूट में 38। ये हो गया मॉड ऑफ। तो इस तरह से आप कोई भी वेक्टर इस रूप में दिया हो तो आई का जो गुणांक है उसका स्क्वायर करेंगे
जे कैप का जो गुणांक है उसका स्क्वायर करेंगे और के कैप का जो गुणांक है उसका स्क्वायर करेंगे और उसको ऐड करके उसका अंडर रूट निकाल लेंगे। तो ये हमारा ए का परिमाण निकल के आएगा। तो ये हमारा पहला सॉल्यूशन था, सॉल्यूशन 1। अब आपके सामने दूसरा सवाल है कि यदि वेक्टर ए एवं वेक्टर बी के परिमाण 5 एवं 4 मात्रक है तथा उनके बीच का कोण 30 डिग्री है, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मतलब वेक्टर ए एवं वेक्टर बी का अदिश गुणन डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट। तो ए और बी का स्केलर प्रोडक्ट निकालना है आपको। तो आइए देखते हैं कैसे इशू होता है। दूसरा सॉल्यूशन, वेक्टर यदि वेक्टर ए एवं वेक्टर बी के परिमाण 5 एवं 4 मात्रक है, यानी वेक्टर ए का परिमाण कितना है 5 और वेक्टर बी का परिमाण है 4, तो आपको निकालना है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी या वेक्टर ए एवं वेक्टर बी के बीच का डॉट प्रोडक्ट या वेक्टर ए एवं वेक्टर बी के बीच का स्केलर प्रोडक्ट। तो आप जानते हैं इसको कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू होता है मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी इंटू, अगर डॉट प्रोडक्ट है तो कॉस थीटा लिखते हैं और क्रॉस प्रोडक्ट है तो साइन थीटा लिखते हैं। तो यहाँ पर हम डॉट प्रोडक्ट है तो कॉस थीटा लिखेंगे और थीटा का मान यहाँ पर हमको दिया हुआ है 30 डिग्री। तो यहाँ तो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू ए का परिमाण 5 और बी का परिमाण 4 और दोनों के बीच का कोण 30 है, तो cos 30 कर लेंगे। ये हो जाता है 20 इंटू कॉस 30 का मान √3/2, तो हो जाता है 20 √3/2। √3 का मान अगर रखना चाहे तो रख दें, नहीं तो इसी तरह से सही है। तो इसको आप लिख सकते हैं 10 √3 मात्र। ये आपका आ गया वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मान। तीसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन, यहां से सदिश वेक्टर ए बराबर 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k का एकांक सदिश ज्ञात कीजिए। एकांक सदिश का मतलब होता है किसी वेक्टर का एकांक सदिश का मतलब होता है उस वेक्टर की दिशा में यूनिट वेक्टर, यानी एक ही दिशा में हमको एकांक वेक्टर निकालना है। अगर वेक्टर ए बराबर 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप है, तो इसी की दिशा में अगर एकांक वेक्टर निकालना होता है तो इस वेक्टर में हम इसके परिमाण से क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, भाग देते हैं। तो उसको लिखते हैं वेक्टर ए की दिशा में एकांक सदिश, बराबर लिखते हैं एकांक सदिश को लिखते हैं ए
कैप। ए की दिशा में एकांक सदिश को लिखते हैं ए कैप इज इक्वल टू पूरा वेक्टर ए बटा पूरा वेक्टर ए बटा इस वेक्टर का परिमाण, तो मॉड ऑफ वेक्टर ए। वेक्टर का परिमाण का मतलब मॉड ऑफ वेक्टर ए। तो आपके पास वेक्टर ए है और इसका परिमाण जैसा आप पहले क्वेश्चन में किए थे उस तरह से कर लेंगे। तो क्या लिखेंगे, वेक्टर ए 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप अपान इसका परिमाण। तो जैसा कि आप 2 का स्क्वायर किए थे प्लस 3 का स्क्वायर किए थे प्लस माइनस 5 का स्क्वायर करके ऐड कर दिए थे और उसका आप क्या निकाल लिए थे, अंडर रूट निकाल लिए थे। तो यहाँ पर आप अंडर रूट करके अंडर रूट निकालेंगे किसका, 3 का स्क्वायर करके प्लस 4 का स्क्वायर करके प्लस माइनस 5 का स्क्वायर करके, और यहाँ से बन के आता है आपका 3i प्लस 4j माइनस 5k अपान अंडर रूट में 9 प्लस 16 प्लस 25, और ये बन के आता है 3i प्लस 4j माइनस 5k अपान अंडर रूट 50, और अंडर रूट 50 को आप लिख सकते हैं 25 इंटू 2 और अंडर रूट 25 बाहर निकल आएगा 5 बन के, ये हो जाता है ए कैप इक्वल टू 3i प्लस 4j माइनस 5k बटा 5 अंडर रूट 2। इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं ए कैप इक्वल टू 3/5 अंडर रूट 2 आई कैप प्लस 4/5 अंडर रूट 2 जे कैप माइनस 5/5 अंडर रूट 2 के कैप, और ये 5 से कट सकता है तो बच जाता है ए कैप इक्वल टू 3/5 अंडर रूट 2 आई कैप प्लस 4/5 अंडर रूट 2 जे कैप माइनस 1 अंडर रूट 2 के। ये आपका आ जाता है यूनिट वेक्टर वेक्टर ए के दिशा में, या वेक्टर ए का एकांक वेक्टर, वेक्टर ए का एकांक सदिश इस तरह से निकालते हैं। किसी भी वेक्टर का एकांक सदिश निकालने के लिए उस वेक्टर में उसके परिमाण से क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, भाग देते हैं, तो हमारा हल होकर के उस वेक्टर का एकांक वेक्टर या उस सदिश का एकांक सदिश बन के आता है। ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है। अगला चौथा क्वेश्चन को आप देखेंगे, ये यदि वेक्टर ए बराबर 3i प्लस 2j, वेक्टर बी बराबर i माइनस 2j प्लस 3k हो तो a प्लस बी का मॉड निकालना है, यानी a प्लस बी का परिमाण निकालना है तथा a माइनस बी का परिमाण निकालना है। तो सबसे पहले हम वेक्टर a और वेक्टर b को जोड़ेंगे, उसके बाद उसका हम परिमाण निकालेंगे। तो इसको हम आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, वेक्टर ए बराबर है आपके पास 3i प्लस 2j, वेक्टर बी है आपके पास i माइनस 2j प्लस 3k। तो पहले हम इस वेक्टर a प्लस वेक्टर b को निकालेंगे, उसके बाद उसका मॉड निकालेंगे। तो वेक्टर a आता है वेक्टर a प्लस वेक्टर b बराबर a की जगह रखिए 3i प्लस 2j प्लस वेक्टर b i माइनस 2j
प्लस 3k कैप के साथ रहेगा सब। अब जिस तरह से आप बीजगणित को ऐड करते हैं उसी तरह से ऐड कर लीजिए। आई जितना है उसको एक साथ लिखिए तो क्या हो जाता है, 3i यहाँ है, i यहाँ है, तो क्या हो जाता है 4i कैप। 2j ये प्लस है, ये 2j माइनस है, ये समाप्त हो जाएगा और यहाँ से बच जाएगा प्लस 3k कैप। ये हो जाता है हमारा वेक्टर a प्लस वेक्टर b का मान। इसका अगर परिमाण निकालना है तो आप जैसे पहले क्वेश्चन का परिमाण निकाले थे अंडर रूट में करके i के गुणक का स्क्वायर कर दिए थे, j के गुणक का स्क्वायर कर दिए थे, k के गुणक का स्क्वायर कर दिए थे, सबको ऐड करके अंडर रूट निकाल लिए थे। तो यहाँ से हमारा वेक्टर a प्लस वेक्टर b का मान हमको निकालना है तो अंडर रूट कर लेंगे। i का गुणक क्या है 4 का स्क्वायर करेंगे प्लस j इसमें नहीं है तो j का गुणक छोड़ देंगे और k है तो k का गुणक हो जाएगा 3 का स्क्वायर और ये हो जाता है हमारा 16 प्लस 9 और ये हो जाता है अंडर रूट में 25 और ये हो जाता है 5। तो ये हमारा आंसर बन के आता है 5। तो इस तरह से हम 4 क्वेश्चन को देखें। 5वां क्वेश्चन हम अभी करने जा रहे हैं। तो मित्रों ये 5वां क्वेश्चन है। 40 मीटर ऊंची मीनार की चोटी से एक गोला क्षैतिज दिशा में 20 मीटर पर सेकेंड के वेग से छोड़ा जाता है। यह कितने समय पश्चात एवं मीनार से कितनी दूरी पर पृथ्वी से टकराएगा। तो ये हम इसको हल करने के लिए एक 40 मीटर ऊंचा मीनार बनाते हैं। यहाँ से 20 मीटर पर सेकेंड के वेग से, यानी ये वेग कितना होगा 20 मीटर पर सेकेंड के वेग से एक गोला क्षैतिज दिशा में, ये क्षैतिज दिशा में छोड़ा जाता है। यह कितने समय पश्चात, तो कितने समय पश्चात पृथ्वी से टकराएगा और मीनार से कितनी दूरी पर पृथ्वी से टकराएगा। तो ये हमारा इस तरह से अगर छोड़ा जा रहा तो इस तरह से जा करके पृथ्वी से टकराएगा। तो ये आपसे पूछा गया है कि मीनार से कितनी दूरी पर, यानी ये दूरी आपसे पूछी गई है और यहां से यहां तक पहुंचने का समय आपसे पूछा गया है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले मीनार की ऊंचाई अगर 40 मीटर है तो इस 40 मीटर नीचे गिरने में कितना समय लगेगा उसको आपको देखना है और उस समय में इस मीनार की तली से क्षैतिज विस्थापन कितना होगा उसको देखना है। तो सबसे पहले आप ये जानेंगे कि यदि गोला क्षैतिज वेग से छोड़ा जाता है तो उसका ऊर्ध्वाधर वेग क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो लिखेंगे कि चूंकि गोला क्षैतिज वेग से छोड़ा जा रहा है अतः ऊर्ध्वाधर वेग वेग 0 होगा, यानी u y जो होगा वो क्या हो गया 0 होगा। और क्षैतिज वेग से अगर 20 मीटर पर सेकेंड से छोड़ा जा रहा है तो क्षैतिज वेग उसका क्या होगा 20 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर हमारे पास दो वेग हैं, ऊर्ध्वाधर वेग 0 और क्षैतिज वेग 20 मीटर पर सेकेंड। इस ऊर्ध्वाधर वेग 0 से वस्तु नीचे की तरफ गिरेगी और क्षैतिज वेग u x इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड के वेग से गोला आगे की तरफ बढ़ेगी। तो चूंकि पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण के कारण वस्तु
का ऊर्ध्वाधर वेग 0 से नीचे की ओर लगातार बढ़ेगा और क्षैतिज वेग ux जो होगा वो कांस्टेंट होगा, क्योंकि क्षैतिज दिशा में किसी प्रकार का कोई त्वरण नहीं रहेगा। तो ऐसी स्थिति में अगर हम ऊर्ध्वाधर विस्थापन को देखें तो पृथ्वी तक पहुंचने में 40 मीटर उसको दूरी तय करना पड़ रहा, यानी h बराबर क्या हो जाएगा 40 मीटर और u y इक्वल टू क्या हो गया 0 और एक जगह आप g लिखेंगे क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण इस पर लग रहा है, वो है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपको दिया गया है g इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम t को निकाल सकते हैं, यानी यहाँ से यहाँ तक गिरने में जो समय है उसको निकालना है आपको। पहले समय निकाल लीजिए। तो h u a और t में जो इक्वेशन है वो दूसरा इक्वेशन है, इसको आप लिखते हैं h बराबर u y इंटू टी प्लस हाफ g इंटू टी स्क्वायर। क्या हो जाता है h की जगह आप 40 लिखेंगे, u y की जगह 0 लिखेंगे, t प्लस हाफ यहाँ पर 10 लिखेंगे इंटू टी स्क्वायर। और यहाँ से जब हल करेंगे आप तो हो जाता है 40 इक्वल टू 5 इंटू टी स्क्वायर या टी स्क्वायर इक्वल टू 40/5 और ये हो जाता है 8। तो t इक्वल टू आ जाता है आपके पास √8 या कह लें कि 2√2। ये हमारा यहाँ से यहाँ तक गिरने का समय हो गया और इसी समय में वस्तु आगे की तरफ भी बढ़ेगी। तो जितना समय लग रहा है यहाँ से यहाँ तक गिरने में, उसी समय वस्तु कितना क्षैतिज चलती है अगर उसको हम निकाल लेते हैं तो मीनार के तली से जहाँ पर गोला गिर रहा है वहाँ तक की दूरी निकल के आती है। तो आप लिखेंगे क्षैतिज विस्थापन बराबर क्षैतिज वेग गुणे समय। तो क्षैतिज वेग आपका 20 मीटर पर सेकेंड है और समय आपके पास है 2√2। तो ये हो जाता है 40√2 मीटर। ये आपका मीनार की तली से जहाँ गोला गिर रहा है उसकी दूरी होगी और समय जो आपका होगा वो 2√2 सेकेंड होगा। तो इस तरह से हमारा 5वां सवाल हुआ। मित्रों, आज हमने आपको इस चैप्टर से 5 सवाल कराया है। अगला वीडियो क्लिप हमारा एक बार फिर इसी तरह के न्यूमेरिकल सवाल से होगा। तो अगला टॉपिक अगले वीडियो क्लिप में, यदि इन 5 क्वेश्चन में आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी हो तो आप हमारे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करके अपनी समस्या का समाधान करेंगे। और यदि वीडियो क्लिप पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि हमारा इस तरह का हर वीडियो क्लिप का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपके फिजिक्स की तैयारी मुकम्मल रूप से होती रहे। तो आज बस इतना ही। अगला टॉपिक अगले वीडियो क्लिप में। एक बार फिर आपके भविष्य के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।